हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन पेपर फर्स्ट जो अपना चल रहा है पहले से कंटिन्यूअस क्वांटम फिजिक्स, उसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट अपन पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर समीकरण और उसके सरल हल। हालांकि श्रोडिंगर समीकरण अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो अभी इसके सरल हल निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल अनाश्रित, अनाश्रित माने जो काल पे डिपेंड नहीं हो, समय पे डिपेंड नहीं हो, टाइम से अनाश्रित, समय से अनाश्रित, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। फर्स्ट हेडिंग है ये। एवं इसका स्थायी अवस्था हल। स्थायी अवस्था हल। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात करना है। अब चूंकि पिछली यूनिट में श्रोडिंगर समीकरण हमने जो लिखा था, जो काल आश्रित था, क्योंकि उसमें जो तरंग अवस्था फलन अपन लेते हैं शाई, वो किस पे डिपेंड करता है? स्थिति r और समय t पर। पिछली यूनिट में पढ़ा है अपन ने श्रोडिंगर समीकरण। और क्या था वो श्रोडिंगर समीकरण? आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल टी शाई आर टी इक्वल टू क्या है? माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाई आर टी प्लस v शाई आर टी। ये गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा है कुल, और ये स्थितिज ऊर्जा। इसको अभी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अपन। ये स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा, ये पिछली यूनिट में पढ़ा है अपन ने श्रोडिंगर समीकरण। अब इसमें r और t दोनों है, यानी r का मतलब स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, t किसको है? टाइम को। तो इसमें तो ये समय पर डिपेंड है, यानी कण जो गति करेगा उसकी गति स्थिति और समय दोनों पर डिपेंड करेगी। अब इससे अपने को क्या निकालना है? काल अनाश्रित, यानी जो काल पे डिपेंड नहीं करे, समय पे डिपेंड नहीं करे, समय पे निर्भरता को समाप्त करना है। ऐसा समीकरण निकालना है जो केवल स्थिति पे डिपेंड करे, आर वेक्टर पे डिपेंड हो, टाइम पे डिपेंड नहीं हो। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं इसका हल। तरंग फलन कौन है इसमें? शाई आर टी। तो इसका अपन हल मान लेते हैं दो अलग अलग के रूप में, क्योंकि दो चर हैं इसमें, एक तो स्थिति और दूसरा कौन है? समय। तो दोनों के रूप में अलग अलग मान लेते हैं। तो माना तरंग अवस्था फलन जो हमने इस समीकरण में लिखा हुआ शाई आर टी, तो इसको दो अलग अलग रूप में मान लेते हैं। स्थिति का अलग कर लेते हैं और समय का अलग कर लेते हैं। तो शाई 1 आर और दूसरे को शाई 2 मान लो, जो काई पे डिपेंड हो, टी पे। अलग अलग कर लिया ना हमने, यहाँ से स्थिति को अलग कर लिया, समय को अलग कर लिया। शाई 1 आर एक अलग फलन हो गया जो केवल स्थिति पर डिपेंड है, और एक टाइम के अलग कर लिया, इसको शाई 2 टी लिख दिया। इसको समीकरण नंबर अभी लिख दिया हमने 2। अब समीकरण 2 को 1 में रखो। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखेंगे आयोडा एच बार डेल अपॉन डेल टी। अब शाई आर टी की जगह अपने को ये लिखना है, ठीक है? शाई 1 आर और शाई 2 टी अलग अलग कर लिया ना हमने, आर और टी को अलग अलग मान लिया। एक शाई 1 आर मान लिया, एक शाई 2 टी मान लिया, वो लिख दो इसमें। और बराबर माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये है डेल स्क्वायर, यहाँ भी क्या लिख दो? ये शाई 1 आर इंटू शाई 2 टी लिख दिया, प्लस ऐसे इसमें भी लिख दो बी शाई 1 आर और शाई 2 टी। अब देखो यहाँ पे अपकलन किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ, टी के सापेक्ष हो रहा है ना।
तो इसमें ये ψ1r क्या होगा एक तरह से कांस्टेंट। अरे t वाला जो फलन है, t पे जो डिपेंड फलन है उसी का तो अवकलन करेगा t के सापेक्ष। तो ये वाला क्या है कांस्टेंट हुआ ना, ये तो इसको तो बाहर लिख सकते हैं निकाल के, तो इसमें से इसको बाहर लिख दो। तो आयोडा h बार और ψ1r क्या ले लिया हमने बाहर, टाइम से कोई मतलब नहीं है इसका। तो डेल अपॉन डेल टी और ψ2t ये अंदर रह गया, ये बाहर आ गया। इधर ये काई का फलन होता है, डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर है ना ये, जिसको अपन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं, इसको पूरा खोल के त्रिविमी होता है। जब लाप्लास संकारक नहीं पढ़ा क्या, सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी है, खूब बार पढ़ा है ये तो, एक आध बार थोड़ी कई बार पढ़ा है। तो डेल स्क्वायर क्या है, स्थिति तो है सारी है, एक्स वाई जेड क्या है सभी है, स्थिति है ये भी। इसका मतलब यहाँ पे जो ये परिवर्तन हो रहा है वो स्थिति के साथ होना है। तो यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं इससे। अरे एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन होगा तो टाइम का क्या लेना देना, तो टाइम वाला फलन बाहर आ जाएगा ना इसमें से ψ2 बाहर निकाल लो। ये तो कांस्टेंट है, इसको लिखा रहने दो। तो ψ2t बाहर हो गया और डेल स्क्वायर ψ1r, ठीक है। ऐसे ही स्थिति भी, स्थिति का ही फलन है, इसमें भी समय का कोई वो नहीं है, तो समय वाला इसमें से भी बाहर निकाल दो। तो ψ2t बाहर v ψ1r, ये समीकरण नंबर लिख दो 3। अब इस पूरे समीकरण में भाग दे दो किसका, ψ1r और ψ2t का भाग देने पर, दोनों साइड में भाग दे दो इसका। इधर भाग देंगे तो क्या बचेगा, ψ1r और ψ2t का भाग दिया इसमें, तो ψ1r कट गया ना, तो क्या बच गया 1/, में ψ2t बच गया। तो क्या आया समीकरण इधर से देखो, ψ1r और ψ2t का, तो ψ1r तो कट गया ना, तो क्या बच गया ψ2t, और साथ में क्या है डेल अपॉन डेल टी ψ2t, ये बच गया। और बराबर इधर -h² अपॉन 2m एज इट इज, ψ2t इसका भाग देंगे ψ1r ψ2t का, क्या कट गया ψ2t कट गया ना, क्या बचा 1/, ψ1r और डेल स्क्वायर ψ1r, प्लस ये थर्ड वाले पद में भी इसका भाग देंगे, ψ2t कट गया तो क्या आया 1/, ψ1r और v ψ1r, यही बचेगा ना। अब देख लो इस तरफ इन दोनों में से ये कॉमन ले लो एक साथ, तो ये पूरा इक्वेशन हो गया आयोडा h बार अपॉन ψ2t डेल अपॉन डेल टी ψ2t और बराबर 1/, ψ1r को बाहर ले लो, -h² अपॉन 2m डेल स्क्वायर ψ1r प्लस b ψ1r, ये बच गया ना पूरा। अब इसकी जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है उसको देखो गौर से। लेफ्ट साइड में r का कोई काम नहीं है कहीं r, इसमें टोटल टाइम पे डिपेंड है ये। और इधर राइट साइड में टाइम का कोई काम नहीं है, तो ये केवल r पे डिपेंड है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट साइड है डिपेंड ओनली t, और ये राइट साइड जो है डिपेंड ओनली r, स्थिति पर डिपेंड है। यानी दो अलग अलग कर दिए हमने, सेपरेट कर दिए पदों को, एक टाइम पे डिपेंड और एक स्थिति पे डिपेंड। अब टाइम पे डिपेंडेंस खत्म करना है अपने को, जब तो निकलेगा काल अनाश्रित समीकरण, तो इसको अभी तो समीकरण नंबर क्या लिख दो 4। अब इसको अपन मान लेते हैं, माना किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, आयोडा h बार
अपॉन psi टू टी डेल अपॉन डेल टी ऑफ psi टू टी इक्वल टू ए मान लो। ए कोई कांस्टेंट है, ए के बराबर अपन ने मान लिया। अब इसको अपन यहाँ लिखेंगे और इसको थोड़ा सॉल्व करना है आगे, तो आयोडा एच बार को नीचे ले आओ इसके। 1 अपॉन psi टू टी डेल ऑफ psi टू टी अपॉन डेल टी इक्वल टू कितना हो गया, ए अपॉन आयोडा एच बार हो गए। psi टू टी को यहाँ रखो, डेल टी को इधर ले आओ, तो क्या हो गया, डेल psi टू टी अपॉन psi टू टी इक्वल टू ए अपॉन आयोडा एच बार डेल टी। ऐसे लिख सकते कि नहीं इसको? अरे डेल टी को इधर लिया है अपन यहाँ, ये बटे में है ही। अब इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। क्या आएगा समाकलन इसका? इसका समाकलन करेंगे 1 अपॉन psi टू टी डेल psi टी का समाकलन क्या आएगा? अरे समाकलन चिन्ह लगा दो चाहो तो, और नहीं लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो। ए अपॉन आयोडा एच बार तो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया समाकलन इसका? अरे इसका समाकलन लॉग नहीं हो गया क्या? हैं? लॉग नहीं हुआ समाकलन, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स नहीं होता, तो वही था 1 अपॉन psi टू टी तो है ये, तो लॉग psi टू टी हो गया। और बराबर इधर ए अपॉन आयोडा एच बार कॉन्स्टेंट है, समाकलन से बाहर हो जाएगा, और डेल टी का टी हो गया खाली, जब डी टी का टी नहीं होता क्या, तो डेल टी का टी हो गया, प्लस एक क्या लगा दो, समाकलन नियतांक। तो समाकलन नियतांक के रूप में अपन सुविधा के लिए यहाँ पे ले लेते हैं लॉग a0। नियतांक ही है वो, तो नियतांक तो कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है जो मान सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध थोड़ी है। लॉग इसलिए ले लिया कि लॉग से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो ये लॉग वाले को इधर ले आओ पद को, तो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये माइनस का आएगा ना इधर आके, और माइनस वाले में क्या हो जाता है फिर, बटे में हो जाता है ना लॉग। तो लॉग psi टू टी अपॉन a0 हो गया ना, लॉग psi टू टी अपॉन a0 हो गया कि नहीं है, और बराबर क्या है इधर, a अपॉन आयोडा एच बार टी। अब इसमें आयोडा का ऊपर नीचे गुणा और कर दो, ताकि आयोडा ऊपर आ जाए, नीचे की बजाय ऊपर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, लॉग psi टू टी अपॉन a0 इक्वल टू, अब आयोडा का जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे आयोडा स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, तो माइनस आयोडा a अपॉन एच बार और टी। आयोडा स्क्वायर की जगह माइनस हो गया, ऊपर का आयोडा ये रहा ये। अब लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हटाएंगे तो e की पावर आ जाएगी ना ये, यानी psi टू टी बराबर क्या हो गया, a0 इंटू e की घात माइनस आयोडा a अपॉन एच बार इंटू टी। इसको समीकरण नंबर 5 लिख देते हैं। psi टू टी बराबर क्या आ गया हमारा, a0 e की घात माइनस आयोडा a अपॉन एच बार इंटू टी। अब इसमें a और एच बार भी कांस्टेंट है, तो इसको मान लें ओमेगा। तो समीकरण को क्या लिख सकते हैं, psi टू टी बराबर a0 e की घात माइनस ओमेगा टी, आयोडा ओमेगा टी, आयोडा एज इट इज, ए अपॉन एच बार क्या मान लिया, ओमेगा। अब चूंकि अपन ये जानते हैं, यहाँ से ए अपॉन एच बार को ओमेगा माना हमने, तो ए बराबर क्या हो गया, एच बार ओमेगा। क्या चीज़ है ये,
पहली यूनिट में भी बताया है, एक बार दोबारा देख लो क्या चीज़ है। फोटोन की ऊर्जा होती है जो कण स्वरूप माना जाता है एच न्यू, इसको 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं ना ऐसे, तो ये क्या हो गया एच बार, और 2 पाई न्यू क्या होता है ओमेगा, तो एनर्जी है ये। तो ये एच बार ओमेगा क्या है ऊर्जा ई। तो ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं अब ई, जो शुरू में समीकरण अपन ने लिखा था अभी मिटा दिया बोर्ड पे से, और तुम्हें ध्यान होगा उसका। तो शुरू में समीकरण अपन ने लिखा, क्या समीकरण लिखा जब माना था, जो टी के रूप में माना था, उस लेफ्ट साइड को माना था ना हमने ए, तो ए की जगह क्या लिख दें अब ई। तो लेफ्ट साइड में ए की जगह क्या हो गया ई, और बराबर क्या आएगा राइट साइड में क्या था 1/ψ1r भी तो है। अरे लेफ्ट साइड और राइट साइड अभी लिखी थी मैंने, समीकरण मिटा दिया बोर्ड पे से। एक साइड लेफ्ट साइड थी जो टोटल डिपेंड ऑनली टी, और एक राइट साइड जो टोटल डिपेंड ऑन आर। तो लेफ्ट साइड का पूरे को अपन ने ए माना था, और ए किसके बराबर आ गया अब ई के, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड को पूरे को ई लिख दिया, राइट साइड में क्या 1/ψ1r, और अंदर क्या है ये -h²/2m del स्क्वायर ψ1r और प्लस v और ψ1r, ये ना राइट साइड में। तो ई ψ1r, इसको इधर ले आओ ψ1r को, ई ψ1r इक्वल टू क्या हो गया -h²/2m del स्क्वायर ψ1r प्लस बी ψ1r। अब इस समीकरण को पूरे को देख लो, इसमें कहीं टाइम है क्या, समय नहीं है इसमें, ये भी स्थिति, ये भी स्थिति, ये भी स्थिति। तो ये पूरा जो समीकरण है इसको अपन क्या बोलेंगे, यह समीकरण क्या कहलाएगा काल अनाश्रित, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। समय की डिपेंडेंस खत्म कर दिया ना अपन ने, अब दोनों साइड में स्थिति है, तो काल पे डिपेंड नहीं है, समय पे डिपेंड नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा ये काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है, जिसका हल क्या है इसका शाई आर टी बराबर माना था ना अपन ने, क्या माना था शुरू में समीकरण 1 ψ1r और ψ2t, और ψ2t की जगह क्या लिखेंगे पूरा समीकरण नंबर 5, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, टाइम पे डिपेंड जो है। तो ψ_RT बराबर ψ1r और ψ_T2 की जगह हो गया a0 e की घात माइनस आयोडा a/h इंटू टी, ये इसका हल है। तो ψ_RT की जगह हमने लिख दिया ψ1r a0। अब a0 कांस्टेंट है, इसको अगर 1 मान लें, a0 क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या मान लो 1, तो इसकी जगह 1 लिख दें खाली। तो ψ_RT बराबर ψ1r और e की घात माइनस आयोडा और a/h को क्या माना हमने यहाँ पे ओमेगा टी, ये इसका क्या है हल है। अब इससे अगर प्रायिकता देखें अपन, आयोडा ओमेगा टी हो गया ना, ओमेगा माना था अपन ने a/h को, ये चाहे मत लिखो, ये लिख दो a/h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, प्रायिकता पढ़ी है ना पिछले यूनिट में। प्रायिकता P बराबर क्या होती है ψ_r इंटू ψ*r, नहीं पढ़ी, भूल गया क्या, ψ1r ψ*r, या RT ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो RT ले लो पूरा स्थिति और समय।
या इसको अपन परिमाण के रूप में शाई आर टी का परिमाण का स्क्वायर, तो परिमाण में तो बराबर होते हैं शाई और शाई स्टार। अरे शाई और शाई स्टार संयुग में होता है ना, शाई स्टार परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर को परिमाण में तो स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों को। अब इसमें मान लिखो ये वाला, तो क्या आएगी प्रायिकता, देखो शाई आर टी का मान क्या है, ये रहा शाई 1 आर ई की घात माइनस आयोडा ओमेगा टी, हो गया शाई 1 आर का मान, शाई का मान हो गया। फिर शाई स्टार, स्टार कैसे लिखते हैं, संयुग में कैसे लिखते हैं, अरे संयुग में जब लिखते हैं तो आयोडा की जगह क्या लिखते हैं, माइनस आयोडा कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो इसका जब संयुग में लिखेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, शाई 1 आर तो एज इट इज, और ई की घात आयोडा की जगह क्या आएगा, माइनस आयोडा, तो प्लस का हो गया ना फिर ये। अरे आयोडा की जगह माइनस आयोडा लिखेंगे ना संयुग में, तो प्लस का हो गया, और ई की घात माइनस आयोडा ओमेगा टी और प्लस आयोडा ओमेगा टी कट गई, तो क्या बचा प्रायिकता, शाई 1 आर और शाई 1 आर, यही तो बचे खाली। या इसमें स्टार लगा दें तो स्टार लगा दो बोले, ये शाई 1 स्टार आर, या परिमाण के रूप में क्या लिखेंगे, शाई 1 आर के परिमाण का स्क्वायर। अब देख लो प्रायिकता केवल कहीं पर डिपेंड है, टाइम है कहीं इसमें, टाइम वाला पद कट गया। प्रायिकता केवल स्थिति पर डिपेंड है, यानी समय पर डिपेंड नहीं है। और स्थिति पर डिपेंड है तो वो हल कैसा होगा, स्थायी। अस्थायी कब होता है, जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग मान होता है। इस टाइम पे कुछ और प्रायिकता, तो टाइम पे जब डिपेंड होती है तो अस्थायी होता है। और ये केवल स्थिति पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब कैसा हल होगा, ये स्थायी अवस्था हल। तो ये श्रोडिंगर समीकरण का क्या हो गया, स्थायी अवस्था हल। यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि प्रायिकता P केवल स्थिति r वेक्टर पर निर्भर है, इसलिए यह हल स्थायी अवस्था हल होगा। कौन सा हल, ये माना था ना, ये एक ही चीज़ें बताओ तीनों, तो ये हल कैसा होगा, स्थायी अवस्था हल होगा। ठीक है।